नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। देखो आज जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आईएएस के 27 साल के एमसीक्यू में, तो ये आज क्लास नंबर 2 होगा, ठीक है? आज कल तो हमने जो कि 1995 के और 1996 के जो कि क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के देखे थे। आज 1997 और 1998 के जो क्वेश्चन वगैरह 20 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी सर मैम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, देखो सक्सेस क्लासेस नीचे आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो कि टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी चलता है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल टेस्ट के चलते हैं और यूपीएससी जीएस के चलते हैं, इवन स्टेट पीसीएस के भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल चलते हैं। डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मेंशन होगा नीचे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? साथ ही हमारा सिविल वाला ऐप आ गया है, ठीक है? अभी नया-नया लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी के ऑप्शनल की जो कि क्लासेस मिलेंगे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए। तो आप यहाँ से जो कि जॉइन कर सकते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लासेस। सिविल वाला ऐप आप प्ले स्टोर पे ऐप करेंगे, सर्च करेंगे तो सिविल वाला आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा जो कि 1997 से पूछा गया है। तो यहाँ बोला जाए कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन-सा एक वक्तव्य जो कि अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो आपको गलत बताना है कि कौन-सा गलत है, जो अशोक के पिलर्स वगैरह थे, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि इन पर बढ़िया पॉलिश होता था। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। यह अखंड है, यानी कि एक ही पत्थर का होता था, टुकड़े अलग-अलग पत्थर के टुकड़े नहीं होते थे। जी हाँ, ये भी सही है। स्तंभों का शाफ्ट जो कि शुंडाकार होता था। ओके, ये भी सही बात है आपका। ये स्थापत्य संरचना के भाग है। जी नहीं, ये देखो स्थापत्य संरचना या फिर स्थापत्य कला का भाग नहीं था, अपितु ये जो आपके स्तंभ थे, ये आपके धम्म के प्रचार-प्रसार के लिए थे और ख़ासकर जो समानता की बात होती थी कि सभी लोग समान हैं, उनमें भेदभाव ना किया जाए लोगों में, किसी भी आधार पर, तो इस तरह के विचारों को प्रचार-प्रसार के लिए ख़ासकर थे। तो मेनली आप कह सकते हो कि धम्मा के प्रचार के लिए थे। तो ये अगर आप यहाँ बोले कि ये आपका स्थापत्य कला का भाग था, तो ये गलत हो जाता है। स्थापत्य कला के तौर पे इसका निर्माण नहीं किया गया था। तो डी वाला ऑप्शन गलत है यहाँ पे, तो हमारा जो हमसे गलत ही पूछा तो ऑप्शन सही डी हो जाएगा। ठीक है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखो वहाँ पे यहाँ पे भी वही एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है कि अशोक के पाषाण स्तंभ धम्म के प्रचार-प्रसार के लिए निर्मित किए गए थे। ये स्थापत्य कला के भाग नहीं थे। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, देखो क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन-सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से कहने मतलब अगर आप सामने बैठे हो फ़ोन की स्क्रीन के, तो आपका जो दायाँ हाथ होगा वो यहाँ पे होगा, इस साइड होगा, और बायाँ हाथ इस साइड होगा। यानी कि यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि दाईं ओर से बाईं ओर, यानी कि इस तरह से, ठीक है? जैसे उर्दू का लेखन देखते हैं और इधर से होता है, तो उसी तरह से बोला है कि कौन-सी ऐसी स्क्रिप्ट थी जो कि इस तरह से लिखी जाती थी। आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, ऐसे-ऐसे लिखते जाते थे, दाईं से बाईं ओर। तो आप देखो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन है ए ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, खरोष्ठी। इसका जो सही आंसर होगा वो खरोष्ठी है। खरोष्ठी जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट था, ये जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बाकी तीनों जो कि बाएँ से दाईं ओर, जैसे हमारी देवनागरी है, देखो हम लिखते हैं इधर से ऐसे, ठीक है? देवनागरी। तो ये तीनों ब्राह्मी और शारदा भी देवनागरी लिपि को फॉलो करती थी, जो कि बाएँ से दाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि केवल खरोष्ठी जो थी वो आपका दाएँ से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। डी सही है, ईज़ी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन बताया गया है कि जो जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने देखो खरोष्ठी लिपि को इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा। इससे एशियाई उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित अशोक के शिलालेखों एवं अभिलेखों को पढ़ने में मदद मिली, जो खरोष्ठी लिपि में लिखी हुई थी। ठीक है, तो यानी कि जो खरोष्ठी लिपि में जो अशोक के जो एक आपका शिलालेख थे, जो अफगानिस्तान के साइड में जो कि थे, वहाँ पे जो कि खरोष्ठी लिपि में जो कि लिखा गया था। तो हो सकता है कल क्वेश्चन पूछा जा सके कि क्या अशोक का स्तंभ खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए थे? तो जी, ये तो फिर ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी देखो आपका स्टैटिक पोर्शन एकदम अ, सीधे-सीधे आपका एनसीईआरटी से उठाया गया है कि नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद जो उल्लेखित है, वो किसमें संवाद है? नचिकेता और यम का जो संवाद होता है, यहाँ पे नचिकेता क्वेश्चन पूछते रहते हैं यम से, और यम यम सॉरी क्वेश्चन पूछते हैं नचिकेता से। ये जो क्वेश्चन आंसर का संवाद चलता रहता है, तो ये देखो आपका कठोपनिषद में मेंशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बोला कि मिलिंद पन्नु, राजा मिलिंद पन्नु देखो एक बुक है, जिसमें देखो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है। मतलब कि एक राजा मिलिंद है आपके और बौद्ध भिक्षु हैं, ठीक है? उनके बीच एक संवाद होता है, तो जिस बुक का नाम मिलिंद पन्नु रखा गया है। तो ये पूछा है कि वो बौद्ध भिक्षु कौन थे जिनसे राजा मिलिंद जो कि संवाद करते हैं, इस बुक में जो मेंशन है। तो वो देखो बौद्ध भिक्षु आपके जो थे,
नागसेन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो नागसेन है वो सही। बौद्ध भिक्षु कौन थे? वो नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, जो कि मिलिंद राजा से बात करते थे। अब ये मिलिंद कौन थे, कहाँ के राजा थे? तो ये देखो इंडो ग्रीक राजा थे मिलिंद, जिनको मिनांडर इनका नाम था, लेकिन इंडिया में इनको मिलिंद मिलिंद करके बोला जाता था। तो ये इंडो ग्रीक राजा थे और ये बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिले थे, उनके बीच संवाद किया था, जिसको एक बुक में जो कि पूरा लिखा गया था, जिसे मिलिंद पन्नो कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो बुक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ये देखिए वो जो बुक मैंने वो कहा था मिलिंद प्रश्न करके है आपका, मिलिंद पन्नो। यहाँ पे देखो जो आपके इंडो ग्रीक राजा मिलिंद है और ये बौद्ध भिक्षु हैं, इनसे अपने संवाद करते हैं। इसी से संदर्भ में ये पूरा बुक है कि जो ये बातचीत करते हैं आपस में, वो सारी चीज़ें इसकी बात करता है। और मैंने अशोक वाला जो क्वेश्चन आया था, अशोक पिलर वाला, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि अशोक का पिलर कैसा होता था। आप यहाँ पे देख लो अशोक का स्तंभा, तो ये आपका अशोक का पिलर वगैरह यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये अगर ध्यान से देखोगे आप, एक सेकेंड। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखिए आप, तो ये जो पूरा एक पिलर है, ये ही इसी तरह का जो कि अशोक जो कि अपना पिलर वगैरह जो कि बनवाते थे और इस पे कुछ न कुछ मैसेज लिखते थे, ताकि इनका जो मैसेज है प्रचार प्रसार करने के विचारों का, वो जगह जगह पे पत्थर, इसी पत्थर होता है उसी पे खुदवाते थे, लिखवाते थे और लोग उसको पढ़े और वो सालों साल तक इनका मैसेज जो कि चलता रहे। तो इस तरह से जो कि इनकी विचारधारा थी कि अपने मैसेज को अलग अलग जगह पे फैलाने का, और वो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन का, इसलिए वो इस तरह का पिलर बनाते थे। अट्रैक्टिव लगने के लिए कुछ इस पे एनिमल या कुछ स्ट्रक्चर बनवाते थे और ये पूरा एक ही रॉक का होता था। तो ये हमने देख लिया है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 जो कि 1997 में ये पूछा गया था क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ठीक है, अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है, इसमें से कौन से राज्यादेश में उनका नाम जिक्र मिलता है? बोला जा रहा है कि कालसी, बी है रुम्मिनदेई, सी है आपका विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, डी है मास्की। तो अगर आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जहाँ पे अशोक का जो कि व्यक्तिगत जो नाम था वो जो कि मेंशन किया गया है। इसके अलावा अब मास्की के अलावा और जो गुर्जरा था, नेत्रुर है और उडेगोलम है, तो यहाँ पर भी जो कि अशोक का व्यक्तिगत नाम मेंशन मिलता है। साथ ही में जो जूनागढ़ का अभिलेख है रुद्रदमन में, वहाँ पर भी जो कि अशोक का नाम देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो, भी बताया जा रहा है कि अशोक के व्यक्तिगत नाम जो कि देखो मास्की के जो आपका था पिलर, वहाँ पे गुर्जरा, नेत्रुर, उडेगोलम के अभिलेखों में देखने को मिलता है और साथ ही रुद्रादमन के जो जूनागढ़ अभिलेख था, तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो इस बार मास्की दिया है, हो सकता है अगली बार गुर्जरा या नेत्रुर या ये उडेगोलम दे दिया जाए। तो आपको समझना होगा, या फिर ये 3 स्टेटमेंट दिए जाए कि ये क्या है, गुर्जरा, नेत्रुर, उडेगोलम। तो ये क्या है? अशोक के जो कि पिलर्स वगैरह हैं, जिनका ये नाम है। तो ध्यान रखिएगा, और जूनागढ़ अभिलेख में भी व्यक्तिगत नाम है। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते थे। अब इसी स्टेटमेंट के बेस पे और जो एक्सप्रेशन में जो चीज़ें दी गई है, उसी के बेस पे जो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा। अब देखो उस टाइम 1987 में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते थे मैप के बेस पे। ठीक है, ये कुछ एक मैप है जिसके बेस पे जो क्वेश्चन दिए जाते थे 1987 में। अब तो हालांकि इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ हमको नॉलेज ही मिलेगा। तो देखो यहाँ बोला जा रहा है, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उनमें से 4 दर्शाए गए हैं। ए बी सी डी द्वारा अंकित है। आपको बताना कि ए वाला कौन सा महाजनपद, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा महाजनपद था, बी वाले स्थान पे कौन सा था, सी वाले स्थान पे कौन सा महाजनपद था और डी वाले स्थान पे कौन सा महाजनपद था। अब तो देखो, अगर आपने मैपिंग की प्रैक्टिस की होती दैट टाइम, तो मतलब की होगी तब तो ये कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा हमको मैपिंग भी देख लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी लेफ्ट टू राइट लगाने को दे दे, कि राइट से लेफ्ट लगाइए, दाएं से बाएं की ओर बढ़ते क्रम में, या बाएं से दाएं की ओर राज्यों का स्थान। जैसे ये बी सी डी है, इसको इस तरह क्रम में भी लगा सकता है, इस क्रम में इधर भी लगा सकता है, दे पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे जो ए है, जो ए वाला जो पार्ट है, ये देखो आपका मत्स्य है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एरिया था, ये मत्स्य महाजनपद होता था। बी वाला जो पार्ट है, मत्स्य के जस्ट नीचे ही अवंती होता था। ठीक है, अवंती महाजनपद होता था। मैं इंग्लिश का वर्ड लिखता हूँ, ये मत्स्य है, ये अवंती होता था। एक मतलब मत्स्य के जस्ट नीचे ही थोड़ा सा अवंती महाजनपद था। और ये इधर वाला जो एरिया था, यहाँ पे वत्स था, और डी वाला जो था अंग था, यानी जो आपका थोड़ा सा ईस्टर्न था वो अंग है, और ईस्टर्न से थोड़ा सा आपका पश्चिम साइड जाएंगे तो वत्स आता था। अब मत्स्य थोड़ा सा नदर्न साइड आता था, उसके अगर आप साउथ में जाएंगे
तो अवंती आता था। इस बेस पर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही स्टेटमेंट है कि ये सी के आधार पर देखेंगे तो मैथ बेस्ड है। ए जो कि मत्स्य है और बी वाला जो है कि वो अवंती है, सी जो कि वत्स है और डी वाला जो कि अंग महाजनपद की जो कि स्थान दिखाता है हमको मैप में। तो इसका सही सी वाला सही ऑप्शन हो जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 27 काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 ये भी 1987 से है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? बोधिसत्व आपका अवलोकितेश्वर है। बोला जा रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है वज्रपाणी, बी है मंजूश्री, सी है पद्मपाणी और डी है आपका मैत्रेय। तो इसका जो सही आंसर वो है पद्मपाणी। अवलोकित जो यहाँ पे बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर है, इन्हीं का नाम पद्मपाणी है, अलग दूसरा नाम है। और ये देखो, ये ध्यान रखना, आप देखो अगर हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पद्मपाणी किससे संबंधित है, तो ये आपका महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान भी आ सकता है, तो हीनयान से नहीं संबंधित है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। पद्मपाणी मतलब कि उनके हाथ में कमल का फूल होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका पिक्चर। ये देखो, मैंने ये गूगल पे सर्च किया, ओरिजिनल पेंटिंग जो है वो आपका ये वाला है, ठीक है, केप्स में। यहाँ पे इनके हाथ में देखो ये कमल का फूल है और ये महात्मा बुद्ध का चित्र बनाया गया है कमल लिए हुए हाथ में। तो ये पूरा मतलब अगर उस टाइम अगर जो रियल उस टाइम जैसा मतलब कि नयापन में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अब काफ़ी सालों पुराना हो गया है, तो ये इस तरह का पेंटिंग अब देखने को मिलता है हमको। तो ये पद्मपाणी वाला आपका स्ट्रक्चर है। और ये जो आपका पद्मपाणी जो आर्किटेक्चर है, यानी जो ये आकृति बनाई गई है बौद्ध की, तो ये देखो कहाँ पर आपका है, अजंता केव में है, ठीक है। अजंता केव में जो कि बुद्ध से संबंधित कई सारी चीज़ें हैं, उनके जन्म से संबंधित उनके कुछ प्रतीक चिन्ह, ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ उनकी कथाएँ भी हैं, ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो ये पद्मपाणी का हमको जो कि कलाकृति कहाँ देखने को मिलता है? अजंता केव में देखने को मिलती है। पद्मपाणी का दूसरा नाम क्या है? अवलोकितेश्वर। पद्मपाणी पे आपका 2018 में जो कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, थोड़ा दूसरे तरीके से रिपीट होता है। यही पूछ दिया गया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन से केव में, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। तो अजंता उसमें सही था। तो इसलिए जो भी आपको देखो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलते हैं, थोड़ा-सा डिटेल उसको थोड़ा-सा और जानिएगा, ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत है। 2-4 लाइन उसकी विशेषताएँ और समझ लीजिए क्या है। और ये एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, हीनयान से नहीं है। तो ये था 1987 का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 आता है 1987 में कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। जो गुप्त शासक थे वो जो चांदी के सिक्के जारी करते थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था रूपक। ऑप्शन ए इसका सही है, उनको रूपक कहा जाता था। तो यहाँ देखो कहा जा रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ये 32.36 ग्रेन के थे। ये कुछ वेट होता होगा, आई डोंट नो क्या है ग्रेन, ठीक है, इतना आपको याद भी नहीं करना है। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के को चलाने वाले सबसे पहले गुप्त शासकों में से एक थे। अब देखो ये क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता था कि गुप्त शासक में सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ध्यान रखिएगा, जिसने शकों पर विजय प्राप्त के पश्चात जो कि चांदी के सिक्के जारी किए थे। ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए किस उपलक्ष्य में? तो वो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो कि अपनी महानता दर्शाने के लिए या फिर दिखाने के लिए कि हमने जीते, तो खुशी में जो कि चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए थे और पहली बार किसी गुप्त शासक ने जो कि चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो ये अच्छा है, थोड़ा-सा इसका डिटेल भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि मैचिंग वाला क्वेश्चन 1987 में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ ग्रंथकार दिए गए हैं और उनके मूल ग्रंथ हैं। आपसे पूछा है कि कौन से सही मैचिंग है। तो अगर हम देखें, जो आपके यहाँ पे शूद्रक जो कि काफ़ी कॉमन है, ठीक है? वाराहमिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक, विल्हड़ और विशाखदत्त भी काफ़ी कॉमन है। तो शूद्रक की हमको अगर आपने थोड़ा-सा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो शूद्रक का कई बार ज़िक्र आता है। मृच्छकटिकम, इनका जो एक मूल ग्रंथ था मृच्छकटिकम, तो सी का 2 होगा। अब देखिए क्या इससे हमारा आंसर निकलता है क्या, कि सी का 2 अगर हम देखें, तो ये केवल देखो बी वाले ऑप्शन में है, तो इससे हमारा आंसर निकल जाता है ऑटोमेटिक। और कहीं देखो सी का 2 नहीं है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। और हमको कंफर्म पता है कि शूद्रक का जो होता है मृच्छकटिकम होता है। अब देखो इससे क्या होता है कि बाकी का अगर हमको नहीं पता भी ना, केवल एक को पता है और हमारा स्टेटमेंट से ये ऑप्शन निकल जा रहा है, तो ईज़िली हम जो कि क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। तो ये जो मैचिंग वाला आता है वो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि 4 में से कोई अगर आपको 1 या 2 भी पता है, कई बार 1 में ही नहीं हो जाता है, कई बार जो कि 2 स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो अपने आंसर पे पहुँच जाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाए कि ए का 3 है होगा। अब देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिटेल से, जो आपके वराहमिहिर थे, ठीक है? वराहमिहिर इन्होंने बृहत संहिता की रचना की थी। विशाखादत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। और विशाखादत्त ने एक और बहुत फेमस इनका जो है नाटक मुद्रा राक्षस,
ठीक है। मुद्रा राक्षस इसकी रचना इन्होंने ही की थी, काफ़ी फेमस है। लेकिन इस बार अब मुद्रा राक्षस देवीचंद्र गुप्त दोनों जो कि इनका फेमस है। लेकिन क्वेश्चन इस बार जो पूछा गया था वो देवीचंद्र गुप्त पे पूछा गया। आगे मुद्रा राक्षस पे भी कई सारे क्वेश्चन विशाखा दत्त के पूछे गए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। शूद्रक मृच्छकटिकम पर है। अब विल्लड़ जो कि आपका जो है, विल्लड़ जो लेखक है वो विक्रमो चंद्र देव चरित जो कि ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। तो चलिए, ये आप जो कुछ लेखक हैं और कुछ उनके ग्रंथ हैं, रचनाएँ हैं, वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप ज़रूर उसको देख लीजिए। एक-एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो हर दूसरे तीसरे साल एक बार पूछ ही जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है। यानी कि आज का 10वां क्वेश्चन है, कल हमने 20 क्वेश्चन देखा था। निम्न में से कौन-सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? यानी स्थान था या फिर निगम, देख लो। तो 1997 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बोला जा रहा है ऑप्शन में आपको चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। तो देखो ये जो व्यापारियों वाला जो निगम था, इस पे देखो आपका 2017 में भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ पे सीधे-सीधा पूछा गया था मणिग्राम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में जो 4 स्टेटमेंट था उसमें था एक व्यापारियों का स्थल से संबंधित था। तो मणिग्राम जो वर्ड है ये व्यापारियों के लिए संबंधित है, आपका प्राचीन भारत में इतिहास में जो कि मेंशन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते 1997 में पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया आपका, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो बताया जाएगा और डिटेल में उसका कि पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिणी भारतीय व्यापारियों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी जिसको मणिग्राम कहा जाता था। उत्तर भारत में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। तो ध्यान रखना, अगर श्रेणी भी आ जाए कि श्रेणी किससे संबंधित है, तो ये उत्तर भारत के जो व्यापारी थे उनको श्रेणी कहा जाता था, और दक्षिण भारत में जो व्यापारियों का प्रभावशाली संगठन था, उस गिल्ड यानी संगठन था, उसको मणिग्राम कहा जाता था। तो ये मणिग्राम पे भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो इसीलिए बोला था कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आप उसी को अच्छे से देख लें, एनालिसिस कर लें, तो आप इजीली जो कि एग्जाम एनसीईआरटी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा ये कहाँ से पूछ लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कहता है कि पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। यानी कि अब देखो एक शिलालेख है आपका पुलकेशिन प्रथम जो कि बादामी शिलालेख से संबंधित है। पुलकेशिन प्रथम की जो बातें हैं वो बादामी शिलालेख में है, जो कि शक वर्ष 465 में पर दिनांकित है। उसका जो डेट लिखा गया वो शक वर्ष 465 लिखा गया। अगर इसी को हमको विक्रम संवत में चेंज करना होगा, ये टाइम पीरियड जो शक वर्ष 465 लिखा है, तो कितना होगा? 601, 300, 330, और फोर्थ हमारा ऑप्शन जो है वो कितना है? 407। अब देखो इसको अगर कोई शक वर्ष दिया है, अगर आपको उसको विक्रम संवत में चेंज करना है, तो जितने शक वर्ष हैं, जैसे कि एक विक्रम संवत कितना होता है? विक्रम संवत हमने देखा है कि 78 ईसा पूर्व को विक्रम संवत बोलते हैं, यहाँ से विक्रम संवत जो कि स्टार्ट होता है। और जो आपका सॉरी ये थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, जो आपका शक संवत होता है, ठीक है? शक संवत जो कि आपका 78 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, और जो आपका विक्रम संवत है, वो आपका स्टार्ट होता है 58 ईसा पूर्व से। अगर आपको कोई शक संवत को विक्रम संवत में कोई टाइम दिया है, उसको चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? शक संवत जब से स्टार्ट होता है, विक्रम संवत जब से स्टार्ट होता है, इन दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद जो टाइम दिया गया कि जो टाइम दिया गया कि इसको विक्रम संवत में चेंज कीजिए, इसको भी ऐड कर देना है, तो आपका विक्रम संवत में निकल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखो शक संवत जो कि 78 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ है, प्लस आपका यहाँ पे प्लस कर लो। फिर उसके बाद आपका जो कि विक्रम संवत जो कि 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ है, और ये जो टाइम दिया है 465, इसको भी आप ऐड कर लो। अगर आप सारा ऐड करोगे तो 8, 8, 16, 5, 21, 7, 5, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 4, 2, 6, 601 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, दैट टाइम पूछा जाता था। थोड़ा-सा ये मैथमेटिकल है, लॉजिकल है। अ, अभी तो कम से कम 10-15 साल से देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कैसे शक शक वर्ष को विक्रम संवत में चेंज करते हैं। तो ये कुछ आइडिया है। शक वर्ष को विक्रम संवत में चेंज करने के जो शक वर्ष है, वो आप ले लीजिए। जैसे कि 78 ईसा पूर्व, विक्रम संवत का जब स्टार्ट होता है 58 ईसा पूर्व, इन दोनों को ऐड कीजिए और जो दिया है शक वर्ष का, उसको इसमें से ऐड करके जोड़ दीजिए, तो वो आपका विक्रम संवत में चेंज हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बोला जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर, यानी कि वही मैचिंग करना है आपको। तो सूची 1 में देखो बोला जा रहा है यहाँ पे
गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव, ये कुछ वंश है। यहाँ पे बादामी, पन्मलय, खजुराहो, देवगढ़, ये कुछ स्थल दिए गए। बताना है आपको कि कौन सा वंश जो कि किस स्थान पे, बादामी पे या खजुराहो पे या देवगढ़ पे कहाँ पे था, ये आपको मैचिंग करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखो जो गुप्त थे, ठीक है, वो आपको देवगढ़ में देखने को मिलेंगे, और जो आपके चालुक्य थे वो बादामी में देखने को मिलेंगे। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो बादामी के चालुक्य कई बार जो कि जिक्र होता है, ठीक है। तो ए का फोर्थ है और सी का 1 आ रहा है, तो ए का फोर्थ यहाँ पर है, यहाँ पर है, और सी का 1 तो यहाँ पर है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ए हो सकता है। डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो डी वाले में देखो ए का फोर्थ नहीं दिया, तो हमारा ऑप्शन सही निकल गया था, ए का फोर्थ, सी का 1 यहीं पे मैच कर रहा है, और किसी में जो कि कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी बी का देखो 3 बता रहे हैं, बी का चंदेल का आपका जो कि खजुराहो, जी हाँ बिल्कुल सही है, और डी का 2 यानी कि पल्लव का जो था वो पनमहल है, जी बिल्कुल सही है। तो आपका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस संदर्भ में। तो ये कुछ लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, कौन से राज्य जो कि प्राचीन भारत के थे, कहाँ पे लोकेटेड थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी काफी टाइम से पूछी नहीं है, मे बी अनप्रिडिक्टेबल है, यूपीएससी तो पूछ सकती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो मैचिंग मैचिंग दिया है कि गुप्त वंश का स्थल देवगढ़, चंदेल का खजुराहो, चालुक्य का बादामी और पल्लव का पनमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से वही मैपिंग के बेस्ट में दिया गया मानचित्र संबंधित है। 1998 का क्वेश्चन ये आपका है। ये देखो बड़ा सा मानचित्र अगर हम देखें तो हम सबने सुना कि सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपना जो राज्य क्षेत्र काफी बड़ा कर लिया था। इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान के एरिया को कैप्चर कर लिया था, इधर बांग्लादेश वाला जो एरिया उस सबको, थोड़ा सा म्यांमार का एरिया भी कैप्चर कर लिया था। तो इतना बड़ा जो राज्य क्षेत्र है किसने किया था, द ग्रेट अशोका ने ही किया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या पूछा कि यह किससे संबंधित है, कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल का अंतिम समय। जी हाँ, अशोक का जब शासनकाल का अंतिम समय था तो उन्होंने अपना इतना बड़ा जो कि जो एरिया देख रहे हो, पूरा विशाल क्षेत्र जो कि अपना शासन फैला लिया था, जब उनका अंतिम समय चल रहा था अपने राज्य प्रशासन मतलब जीवन की, तब तक जो कि इनका इतना विस्तार हो गया था काफी बड़ा। तो इन्होंने जो कि इसीलिए इनको द ग्रेट अशोक का कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने जो धम्मा का प्रचार प्रसार किया कि सब में सब जगह शांति होनी चाहिए, इस वजह से भी इनको द ग्रेट बोला जाता है। तो ये अगर आप देखें तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसका ऑप्शन में जो सही होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यह मैप जो कि अशोक से संबंधित है उसके शासनकाल के अंतिम समय तक, ठीक है। चलते हैं 1998 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध गलत दिखा है यहाँ पे, द होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो जितने जैसे फॉरेन इन्वेडेजर आए थे, जो बाहर से लोग भारत में आए थे, ठीक है, यूनानी हो चाहे कुषाण हो या शक हो, उन्होंने भारत में रह के हिंदू धर्म नहीं अपनाया, उसकी जगह पे बौद्ध धर्म को अपनाया, क्यों, उसका रीजन क्या है। तो देखो यहाँ बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, क्या ये रीजन है, नहीं यार। अगर आप देखो हिंदू धर्म तो कई सदियों से प्रभुत्व था, हाँ बौद्ध के समय में हिंदू धर्म पे थोड़ा सा प्रहार हुआ, उसके जो अनैतिक मतलब कि वो कई सारे रीति रिवाज थे, परंपराएं थी जो कि तार्किक नहीं थी, तो इस वजह से थे उनको लेकिन उनका प्रभुत्व खत्म नहीं हुआ था, तो ये तो गलत है ऑप्शन, लॉजिक से सोचोगे तो समझ में आएगा। दूसरा बोला जाए कि उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था बौद्धों ने। देखो ये जो आए थे कुषाण वगैरह, ये भी तो युद्ध कर रहे थे, अगर ये बात होती तो ये तो युद्ध वगैरह नहीं करते, यहाँ पे हिंसा या फिर शासन वगैरह चलाने के युद्ध नहीं करते, तो ये भी तो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ये बौद्ध धर्म में बेशक बात है, लेकिन क्या ये इस वजह से बौद्ध धर्म को अपनाते, नहीं, अगर ये इस वजह से अपनाते तो यहाँ पे युद्ध वगैरह करना सब बंद कर देते, लेकिन उन्होंने युद्ध किया, अटैक किया और यहाँ की चीजों को लूटा फुसोटा और वहाँ पे राज्य भी किया, शासन भी किया, तो इस तरह से चीजें थी। तो सेकंड थर्ड बोला है कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। जी हाँ, देखो जाति प्रथा इतना स्ट्रिक्टेड था, उच्च नीच सॉरी ऊंचे और निम्न का जो कि काफी ज्यादा जो कि यहाँ पे कठोर नियमों का पालन किया जाता था, ऊंचे ऊंचे पद का और नीचे लोगों का जो काफी जो कि नियम था, कठोर नियम था, और निम्न वर्गों का काफी जो कि शोषण वगैरह किया जाता था, उनके कई सारे मौलिक अधिकार भी नहीं थे, जिससे वो अपना जीवन आसानी से गुजार सके। तो इस वजह से जो इतने ज़्यादा यहाँ पे जाति प्रथा संबंधित कई सारी कठोरताएँ थी, इस वजह से उनको जो कि हिंदू धर्म आकर्षित नहीं कर पाया। लेकिन जो आप बौद्ध धर्म देखोगे तो वो इक्वालिटी पे बात करती है, तो इस वजह से उन्होंने आसानी, और बौद्ध धर्म काफ़ी सरल था, सहज था। वो लोकल लैंग्वेज में भी बोली जाती थी, हिंदू धर्म में संस्कृत लैंग्वेज ये सब का बोलबाला था, कर्मकांड का बोलबाला था, जाति प्रथा का काफ़ी बोलबाला था, तो इस वजह से वो हिंदू धर्म की ओर नहीं गए। ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही हो जाता है।
आपके आंसर में यही यूपीएससी ने इसी को जो कि आंसर कंसिडर किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 35, ये भी देखो आपका 1998 का क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स थे संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है। यानी कौन से ऐसे रॉक एडिक्ट्स जो अशोक के हैं जो हमको संगम राज्य के विषय में बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ बताया कि पहला और 10वां शिलालेख, बी ऑप्शन बताया कि पहला और 11वां, सी बोला कि दूसरा और 13वां, डी बोला दूसरा और 14वां। अगर आप देखेंगे जो दूसरा और 13वां रॉक एडिक्ट्स है यानी शिलालेख है, ये जो कि हमको संगम राज्य से संबंधित हैं, उनके विषय में कुछ बताते थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा-सा इसका। यहाँ बताया कि अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख से हमें संगम राज्य चोल, केरल पुत्र, पांड्य एवं सतीय पुत्र की जानकारी मिलती है। तो हो सकता है कल को ये पूछ ले कि हमको चोल राज्य की जानकारी किससे मिलती है, पांड्य की जानकारी, पांड्य राज्य की जानकारी, सती पुत्र की जानकारी किससे मिलती है, तो ये आपका सेकंड एवं 13वें शिलालेख से मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 36 जो कि 1998 में पूछा गया। अब देखो फिर से वही आ गया, 1997 में भी पूछा गया था, 1995 में पूछा गया था, 1998 में भी पूछा जा रहा है, वही राइटर और उनके कुछ बुक वगैरह। तो शुद्रक क्या उन्होंने मृच्छकटिकम लिखी है, वसुबंधु क्या उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है, विशाखदत्त मुद्राराक्षस से अभी हमने बात किया था, तो 4 तो बिल्कुल सही है। और बाणभट्ट ने हर्ष हर्ष चरित्र की रचना, जी हाँ ये भी सही है। 3 और 4 हमको कंफर्म पता है सही है। और अब ए वाला तो देखे थे मृच्छकटिकम शुद्रक, ये भी कंफर्म था कि सही था। तो 1, 3, 4 ये तो कंफर्म है। बी वाला अगर आपको नहीं पता है तो डाउट है, फिर भी देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन निकलता है। तो 1, 3, 4 जहाँ पे होगा वो तो सही होगा, ये तो सही है। और कहीं है 1, 3, 4, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं। तो हमारा देखो अगर हमको बी वाला नहीं भी पता है तो भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और जो बुद्ध चरित्र की रचना है अगर आप देखोगे तो वो अश्व घोष ने की है। ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, और अश्व घोष ने की है। और ये याद रखिएगा आप लोग, ये फिर से रिपीट किया जा सकता है। तो रचनाकार कौन थे, किन्होंने क्या रचना की, थोड़ा सा ये इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ के ही एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, इसको ये थोड़ा सा रिवीजन करेंगे बार बार तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1998 का। ये भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है, मतलब कि कौन पहले आया कौन बाद आया, एक आपको सही क्रम बताना है। सोने का सिक्का, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हार और नगर संस्कृति। अगर हम देखें जो नगर संस्कृति हमको देखने को मिला था वो तो हड़प्पा कालीन में देखने को मिला था। ठीक है, और जो लोहे का खोज हुआ था या लोहे की चीजें हमको मिली थी वो उत्तर वैदिक काल में मिली थी। तो हड़प्पा पहले आया था, उत्तर वैदिक काल बाद में आया था उसके। और जो सोने के सिक्के थे और आहत मुद्रा जो चांदी, आहत मतलब जो ऐसे ठप्पा बना के उस पे बस ऐसे चांदी पिघला के डाल दो और वो निकल जाता है। तो इस तरह के या फिर चांदी के सिक्के, तो ये आहत वाला पहले आया था और सोने वाला उसके बाद है। सोने वाला जो सिक्का है था वो मौर्योत्तर यानी कि मौर्य शासन काल के बाद आया था। तो और लेकिन मौर्य काल के तहत ही जो कि आहत चांदी के मुद्दे आपको देखने को मिलती थी। तो अगर ये सही क्रम अगर आप देखें तो 4, 3, 2, 1 होना चाहिए। मतलब कि पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पे भी बताया जाए कि नगर संस्कृति यानी हड़प्पा युग में हुआ था आपका लोहे का खोज, जो कि उत्तर वैदिक युग में, आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के बुद्ध युग में, और सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल में हुआ था। यानी मौर्य काल के अंत के बाद सोने के सिक्के की प्रचलन स्टार्ट हुई थी। तो सही क्रम यही था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका जो कि कारण और व्याख्या पे क्वेश्चन है। अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया गया है ए वाला कि अशोक का जो राजादेश था उसमें जो कि धर्म की महत्ता के बजाय जनता के मध्य सामाजिक समरसता बनी रहे उस पर ज़्यादा बल दिया जाता था। ठीक है, इसका कारण बताया जा रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। जी हाँ बिल्कुल, ए भी सही है और कारण भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो जो अशोक ने धम्मा का प्रचार किया ना, उसका मकसद भी यही था कि सामाजिक समरसता बनी रहे, लोग हिंसा करना छोड़ दे, युद्ध करना छोड़ दे, एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार से रहें। तो मेन मोटो उनका क्या था, ये सब जो अपने जो बड़े बड़े पिलर थे लगा के, इस पे इनके पिलर पे कुछ ना कुछ रिटेन में लिखा होता था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए इनका जो एक पिलर है, ये पूरा देखो पिलर पे कुछ ना कुछ लिखा है, मैसेज लिखा है, देख रहे हैं। तो ये मैसेज होता था, इसी तरह हर पिलर पे कुछ ना कुछ मैसेज लिखा था। तो ये जो मैसेज होता था वो मेनली इसीलिए होता था कि समरसता लोगों में बनी रहे, लोग लड़ाई झगड़े ना करें, लोग जो कि युद्ध को
प्रमुखता न दें, क्योंकि युद्ध में हमेशा लोगों के जो मैक्सिमम जो सेनाएँ होती हैं उनकी मृत्यु ही होती है और उनसे संबंधित सभी परिवार जो कि बिखर जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनके अंदर जो कि इस तरह की भाव आ गई थी कि युद्ध वगैरह बेकार चीज़ें हैं, हमको सुख शांति से रहना चाहिए समरस भाव से। तो इस वजह से वो इतने सारे जो कि पिलर वगैरह लगवाते थे। जी, इसका आंसर हमने देख लिया, ए और आर दोनों सही है। ध्यान रखिएगा, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट भी किया जा सकता है एज इट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न युगों में से सही सुमेलित करना है आपको। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, जी हाँ बिल्कुल सही है। सारनाथ में ही बुद्ध ने जो कि अपना प्रथम धर्म का उपदेश दिया था। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, जी नहीं, अशोक का जो सिंह स्तंभ शीर्ष मिला था, शेर वाला जो हमको, जो हमारे सिक्के कॉइन वगैरह पे नोट वगैरह पे भी अंकित होते हैं, वो तो आपका सारनाथ से निकला था ना, राजगीर से नहीं। तो 3 गलत है, 2 वाला तो कन्फर्म सही है। नालंदा जो कि बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, जी हाँ, बौद्ध शिक्षा से संबंधित महान पीठ है नालंदा। 2 एंड 4 सही है हमको, 1 का मुझे देखो कन्फर्म नहीं पता, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, क्या इस बेस पे अपना आंसर पहुँच जाता है। 2 और 4 सही है, 3 वाला गलत है, ये मुझे पता है। जहाँ 3 है वो गलत हो जाएगा, 2 एंड 4 सही है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 एंड 4 है, यानी कि 1 वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा निकल जाता है। लोथल जो कि प्राचीन गोदी क्षेत्र, अब गोदी क्षेत्र कहाँ है ये मुझे देखना पड़ेगा एक बार, कि किस जगह की बात की जा रही है, या फिर ये हो सकता है कि लोथल को प्राचीन गोदी क्षेत्र कहा जाता हो। ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है, हाँ सी ही सही है, 1, 2 एंड 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आज का। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्नों को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? यानी कि देखो, बताया बताया जाए कि निम्न में से कौन से ऐसे भारतीय अभिलेख हैं जहाँ पर अगर संकट की स्थिति देश में आ गई है तो खाद्यान्न को जो कि स्टोर किया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, ताकि संकट के समय उनका उपयोग किया जा सके। तो ऐसा कौन सा अभिलेख में इस तरह का शाही आदेश होता था? तो देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 अभिलेख है। सोह गौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुक्मिण देयी स्तंभलेख, सी है प्रयाग प्रशस्ति और डी है चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है, सोह गौरा ताम्रपत्र। तो यहाँ पे देखो बताया जाए कि अशोक के महास्थान तथा सहगौरा अभिलेखों से अकाल के संकट के दौरान राज्य के कोषागार से अन्न का वितरण की जानकारियां हमको प्राप्त होती है। यानी कि जो अशोक का 2 स्थान निर्धारण अभी सहगौरा पूछ दिया गया है, हो सकता है कल को महास्थान दिया जाए। तो सहगौरा महास्थान जो अभिलेख है, यहाँ पे जो कि अशोक जो कि अकाल अकाल की स्थिति में जो कि खाद्यान्नों के भंडारण और उनके वितरण से संबंधित बातों का जिक्र यहाँ पे मिलता है। तो यानी जब कभी अगर देश में अकाल पड़े तो उसके लिए भी हमारे पास जो कि खाद्यान्न उपलब्ध हो, तो इस तरह की व्यवस्था उस समय भी थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी सर मैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।